कहानी की शुरुआत में हम इंसानों के आखिरी शहर ट्यूबलाइट सिटी को देखते हैं। उस सिटी के ऊपर कुछ ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था। अब इंसानों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं, वो भी सबकी वजह से काफी परेशान हो गया था। और उसके साथ एक और लड़का आ तू खड़ा हुआ था। वो भी यही कहता है कि अब इस दुनिया बचाने की कोई भी होप नजर नहीं आ रही। तो वो एल्डर उसे कहता है कि मुझे अपनी बॉडी को यहाँ पर बंद करना होगा, तुम्हारे लिए एक पैसेज को ओपन करना होगा ताकि तुम्हें पास में भेजा जा सके। क्योंकि उस एल्डर को हाथों पर पूरा भरोसा था। वो यही कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो वहां पर जाकर तुम इंसानों के एरा को अच्छा बनाना और इस सबको चेंज कर देना। क्योंकि यहाँ पर एक गॉड ने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी और उसकी वजह से वो लोग कहीं भी भाग नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों की परेशानी में और भी इजाफा होता जा रहा था। वही एल्डर अपनी पावर का यूज करता है और तभी वहां पर एक बुक आ गई थी। जैसे ही वो बुक वहां पर आई थी तो वो अपने साथ खड़े हुए लड़के को यही कहता है कि जो लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते उन्हें पास में भेजा जाएगा ताकि वो दोबारा डेस्टिनी को लिख सकें। इतना कहते साथ ही उस एल्डर ने वहां पर एक फार्मेशन बना ली थी और उस फार्मेशन में से रोशनी बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि वो किसी को दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहा था। अब एल्डर फिर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार था, बाकी वो सारे इंसानों को इसकी मदद से बचा सके। जो कोई भी एल्डर को देख रहा था वो यही कह रहा था कि एल्डर हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और उन लोगों को भी पता था कि एल्डर के साथ उन लोगों को भी सेक्रीफाइस करना था, तो वो सभी लोग इसके लिए तैयार थे। वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार थे बाकी इंसानियत को बचाया जा सके। वो लोग यही कह रहे थे कि जो लोग पास्ट में रहते हैं फ्यूचर की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा। इस गिफ्ट का वो लोग अच्छे से यूज करें और बाकी फ्यूचर को सेव करें। और फिर हम पुरानी दुनिया को देखते हैं। इस दुनिया में बीस्ट का राज था और जो इंसान थे वो टेमर्स कहलवाते थे। उनकी स्ट्रेंथ उनके पार्टनर से बिलोंग करती थी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डेंजरस बीस्ट भी पाए जाते थे, तो उनके साथ मुकाबला करने के लिए टेमिंग मास्टर का होना ज़रूरी था। और यहाँ पर टेमिंग मास्टर्स के कैसल भी बनाए गए थे और करंट कैसल का जो ऑनर था वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छा रैंकर टेमर था। और उसी की वजह से ही उसका कैसल काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर जिंदा सही सलामत था और उसने लोगों की भी हिफाजत का प्रोग्राम बनाया हुआ था। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि एक नोटिस पढ़ रहा था। उसमें यही बताया गया था कि जिसने 3 सालों में एग को हैच नहीं कर पाया उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो एक यूजलेस बंदा है। और एमसी वहीं पर बैठ जाता है। वो काफ़ी परेशान था क्योंकि काल के दिन उसे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे और अभी तक उसके एग ने हैच कंप्लीट नहीं किया था। अगर ऐसा ना हो पाता तो उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल होने वाली थी, इवन उसकी मौत भी हो सकती थी। इन्हीं बातों को देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तभी वही फार्मेशन जो कि फ्यूचर से पास्ट में भेजी गई थी आकर सीधा उसके माइंड में इंटर हो जाती है और इस सब की वजह से वो भी काफ़ी हैरान हो गया था। उसे ड्रीम में ड्रैगन्स नजर आने लग जाते हैं कि तभी वहीं पर एक और लड़का जो कि शायद उससे काफ़ी नफरत करता था वहीं पर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से जाग जाओ। जैसे ही उस एमसी की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके सामने लड़का काफ़ी गुस्से में था और उसे यही कह रहा था कि तुम यहाँ पर आखिरी रात क्यों सो गए। उसे यही बताया गया था कि तुम एक टेम्बर ट्रेनिंग ट्रेनी हो, तो यहाँ पर तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम कैसल में आराम से आकर सो सको। और इसी तरह चलाते हुए उससे यही पूछ रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर अपनी रात गुजारी, मुझे इसके बारे में बताओ। एमसी उसकी बातें सुनने के साथ यही कहता है कि ये क्या कह रहा, क्या मैंने रात गुजारी? लगता है कि मैंने वही ड्रीम देखा था। ड्रीम में मैंने ड्रैगन्स को देखा था। एक टीमर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके सामने खड़ा हुआ लड़का उससे तो उसे यही कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? बस इतना कहते साथ ही अपना हाथ से उसे जोरदार चपेट दे मारता है, जिससे उसका फेस का हुलिया बिगड़ गया था। अब उसके हाथ में चाबुक भी था। उसे निकालते हुए खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि मैंने सही सुना कि तुम यहाँ पर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तुम बाहर भी गए थे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने कर्फ्यू को वायोलेट किया था और इसी बात को लेकर वो उसको सजा देना चाहता था। वो उसे ये कह रहा था कि जब मैं तुम्हें 20 कोड़े मारूंगा तो मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे रह पाओगे। कि फिर उसकी नज़र एग पर पड़ जाती है जो कि क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो उसी लड़के के पीछे खड़ा हुआ एक और लड़का ये कहता है कि सू हुआ तुम्हारा एग में क्रैक क्यों आ गया। सो हुआन ये देखकर खुश होते हुए उन्हें यही बताता है कि मेरे एग में हैचिंग शुरू हो गई है, मैं आखिरकार सक्सेसफुल हो गया। मेरे 3 साल की मेहनत ज़ाया नहीं हुई, आज मुझे उसका फल मिल गया।
जैसे ही बाकी लोगों को ये बात पता चलती है तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। वो ये कहते हैं कि इस ट्रैश ने सच में सक्सेस हासिल कर ली। अब वो जो पहले काफी गुस्से में खड़ा हुआ था, खुश होते हुए शर्मिंदगी से उसे ये कहता है कि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे इसके लिए माफ कर देना। तुम एक लॉर्ड बन चुके हो, लॉर्ड सोहान। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेनर को ढूंढूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी को भी कंफर्म कर दिया जाएगा। तुम आगे ब्राइट फ्यूचर रखने वाले हो। कितने में वहां पर लू यू आ जाती है, जो कि कैसल की टेमर ट्रेनिंग थी और वो स्पेशल चीफ भी थी। वो वहां पर आते साथ कहती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो तुम्हें किसी और को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा हु के पास जाती है और हु के पास जाकर उसे यही कहती है कि तुम अपने एग के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। सो हुआन लू यू की ये बात सुनने के साथ ही अपने एग के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और फिर ट्रेनी को यही बताता है कि यहाँ से मुझे रिस्पांस मिला। वो काफ़ी खुश था और लू यू भी सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होते उसके पास आकर उसे ये भी कहती है कि हमारी ब्लैक प्लेटरन टेरिटरी में एक और यंग टेम्बर आ चुका है। फिर उसके फेस को जा करती है जिसके ऊपर जोरदार थप्पड़ पड़ा हुआ था और यही कहती है कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। सू हुआन सीधा लू यू को बता देता है कि मुझे इस बंदे ने मारा, जिस पर लू यू गुस्से में आ जाती है और वो उस लड़के को यही कहती है कि तुमने एक टेमर को मारा और इसकी सजा देने के लिए उसे वो यही कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें मैं 20 कोड़े मारूंगी और तुम्हें गैदरिंग एरिया के बाहर जाना होगा और वहां पर जाकर फूड भी हासिल करना होगा। जैसे ही वो लड़का ये सुनता है उसके लिए ये सजा बहुत ज्यादा थी। वो वहीं पर बैठ जाता है और ये कहता है कि लॉर्ड सुहान, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सुहान उसकी एक नहीं सुनता और लू यू से ये कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे चाल पड़ो, तो वो भी उसके पीछे पीछे चाल पड़ता है। वो लोग कैसल में गए थे जहाँ पर कैसल लॉर्ड जू ही बैठा हुआ था। जैसे ही जू ही को पता चलता तो वो ये कहता है कि ये लड़का इस साल का दूसरा ऐसा लड़का है जिससे टेमर मिला है। तो लू यू खुश होते हुए कैसल लॉर्ड को यही बताती है कि हाँ आपने सही कहा, पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आखिरकार इसने सक्सेस हासिल कर ली और ऊपर से अब ये एक लड़का टेमर बन चुका है, तो मुझे लगता है कि इसे रिवार्ड मिलना ही चाहिए। जिस पर लॉर्ड उसे ये कहता है कि सही कहा, तुम लकी हो, तुमने टाइम पर ही हैचिंग कंप्लीट कर ली, इसलिए इतना भी बुरा नहीं है। तो फिर लॉर्ड उसे दो ऑफर्स भी देता है। पहले ही जो उसे ये चॉइस दी गई थी कि अगर तुम्हारे एग में एक स्केल डिजर्ट मौजूद है तो उसके बदले वो उसे एक ऐसा ड्रैगन स्केल ब्लड देगा जो कि उसके लिजर्ट के हैचिंग में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसकी मदद से ही वो ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखेगा और बाकियों से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तुम्हारे पास जो दूसरी चॉइस है वो यही है कि जब तुम सेकंड पैड को अपने पास रखोगे तो तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चूज करने का मौका दिया जाएगा। इतना सुनना ही था कि फिर सो हुआन यही बताता है कि कैसल लॉर्ड, मुझे पहले वाला ड्रैगन पसंद है, मुझे आपकी पहले वाली ऑफर पसंद है। लॉर्ड ये सुनते साथ ही काफ़ी खुश हो गया था और उसे ये कहता है कि ठीक है, मैं दोपहर को कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा जो ड्रैगन स्केल लेकर आएंगे, और तुम मत भूलना कि आखिर हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। सुहान भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो लॉर्ड को यही कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। फिर हमें कैसल के बारे में यही बताया गया था कि यहाँ पर दो तरह के एरिया पाए जाते हैं, एक इनर एरिया और एक आउटर एरिया है। इनर एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर लोग रहा करते हैं, जबकि आउटर एरिया काफ़ी मुश्किल भरा एरिया है, वहाँ पर लोगों के लिए रहना आसान नहीं होता। और सुहान भी आउटर एरिया में ही रहता था। जैसे ही वो अपनी सिस्टर के पास जाता है तो उसे यही कहता है कि सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो, क्योंकि उसकी बहन उसके कान जोर जोर से खींच रही थी और चिल्लाकर उसे ये कह रही थी कि कल रात तुमने घर आना था तो तुम कहाँ चले गए। तो आगे से वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि इससे काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी बहन एक नहीं सुनती और वो सुहान के कान और जोर जोर से खींचने लग जाती है। वो ये कहती है कि जब तक मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हें पनिश करती रहूंगी। वो उसके कान इस तरह खींच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिस पर वो कहती है कि दरवाजे पर कौन है। तो बाहर एक लड़का आया खड़ा था जिसके पास एक थैली थी और उसमें कुछ सोना वगैरह भी रखा हुआ था। वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर लॉर्ड स्वान से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे कैसा लॉर्ड ने यहाँ पर भेजा ताकि मैं ये आपको दे सकूँ। वो काफ़ी बहुत ही आराम से उसे झुक कर ये कह रहा था कि आप इसे रख लीजिए, और वैसे भी मैं आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की विश करता हूँ। इतना सारा सोना और थैलियाँ देखने के साथ ही सोहान और उसकी बहन दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोहान की बहन काफ़ी खुश हो जाती है। वो ये कहती है कि तुम एक टेमर बन गए, तुम आखिरकार सक्सेस हासिल कर ही ली, ये तो काफ़ी अच्छी बात है।
वो यही कहने लग जाती है कि अगर हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता होता तो शायद वो हमारा घर भी ना बेचते और तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट होने वाला है। वो उसी तरह वहाँ पर कुछ खड़ी हुई थी, फिर उसे याद आता है कि शायद उसे एक काम है और उसे काम के सिलसिले में वो बाहर चली जाती है और उसे यही बताती है कि तुम इस सारे मामले को संभाल लेना, हमारी मुलाकात बाद में होगी। जैसे ही वो बाहर गई थी तभी ही सो हुआन एक पोटली को ओपन करता, उसके अंदर ड्रैगन स्केल पड़ा हुआ था। जैसे वो ड्रैगन स्केल वाली चीज़ों को बाहर निकालता है तो उसे एक बुक नज़र आने लग गई थी, जिसके वजह से उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और वो उसे ये कहता है कि मुझे और भी काम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर उसे पता चलता है कि क्या एक लिज़र्ड ड्रैगन बन सकता है, क्योंकि अगर बूढ़े लोगों की बात मानी जाए तो एक ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी संभाल कॉलोनी को आराम से मार सकते हैं। अब बस उसे यही फिक्र थी कि आखिर उसके पास किस किस्म का लिज़र्ड होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी हो उसके काफ़ी काम आए। और उसे एक बात और भी मालूम थी कि ड्रैगन ब्लड रूट, ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्पल ब्राउन रूट है, क्या ये आगे जाकर मेरे लिए यूज़फुल होगी। इसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान भी हो गया था, क्योंकि पिछली बार जो लड़की टेम बनी थी उसे कैसल लॉर्ड ने खुद ही ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उसने जिस पहले हैचिंग कंप्लीट की थी उसके पास जो शिपिशी आई थी वो एक डेंजरस हाई रैंक शिपिशी थी। और उसे भी इसी बात की उम्मीद थी कि हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि अगर उसके पास भी ड्रैगन आ गया तो वो भी लॉर्ड का डायरेक्ट डिसिपल बन जाएगा। वहाँ पर वो एक फार्मेशन कंप्लीट करता है और बस इसी बात को लेकर परेशान हो गया था कि ये एक लिजर्ड है या फिर एक ड्रैगन। और दूसरी तरफ हम ट्रेनिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके ट्रेनिंग करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि लूयू थी। सो हुआन 4 दिन से वहाँ पर नहीं आया था। वहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले लोग उसी के बारे में बात करने लग गए थे कि वो तो इतने तो अभी तक एग भी हैच नहीं कर पाया और 4 दिन होगा ट्रेनिंग के लिए नहीं आया, और वो लोग उसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि इतने में वहाँ पर सो हुआन आ जाता है। जैसे ही लूई उसे देख दिया है और उसे कहने लग जाती है कि फैमिली तुम्हें याद आ ही गया कि तुमने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करनी थी। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये देखते साथ ही यही कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है कि सुहान का आखिरी वक्त करीब आ चुका है, अब सुहान को यहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा। सुहान आगे आकर ट्रेनर लूयू को यही बताता है कि मेरी एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आ पाया। लूयू मुस्कुराते हुए उसे ये कहती है कि आखिर वो कैसी रीज़न थी, मैं भी जानना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम इसकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दोगे। इस बार तुम खुश हो तो छुटकू तुम बाहर आ जाओ, तो तभी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा ड्रैगन बाहर आ जाता है। सोहू को देखने के साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और यही कहते हैं कि इसके पास तो लिजर्ड नहीं बल्कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर वाली कोई चीज़ है। इवन वहाँ पर खड़ी हुई लूयू भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और वो भी यही कहती है कि ये कोई आम शिपीशी नहीं बल्कि ये तो एक ड्रैगन है। सभी लोग वहीं पर हैरान खड़े थे कि लूयू उसे यही कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कैसल जाना होगा ताकि हम जाकर कैसल लॉर्ड को मिल सकें। जैसे ही वो कैसल पहुंचते हैं तो लॉर्ड को पता चलता है कि इसने पहले ही बार में एक टॉप रैंक की डेंजरस स्पीशीज को हैच कर लिया है, तो वो काफ़ी शौक था। और वो लू यू को यही कहता है कि तुम उसके पास जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ, आखिर सू हुआन के एग को किसने बनाया, मुझे उस बंदे का पता करना है। और वो उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके 3 महीने की सैलरी भी बना लीजिए। मैं भी उस बंदे से मिलना चाहता हूँ, वो एक जीनियस है जिसने एक ड्रैगन एग को बनाया, वो भी लिजर्ड एग को छोड़कर। और वो वहाँ पर खड़े हुए ओसमान को भी यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये पिछले 3 साल काफ़ी मुश्किल से गुजरे होंगे, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि तुम अब सक्सेसफुल हो चुके हो। अगर तुम्हारे पास कोई और किस्म का भी एग होता, एक नॉर्मल एग भी क्यों ना हो जाता, फिर भी ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट होती, लेकिन तुम्हारे पास तो एक हाई रैंक डेंजर शिपिशी का एग है। इसका मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है। कैसल लॉर्ड की ये बातें सुनने के साथ ही सुहान भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो कैसल लॉर्ड को यही कहता है कि मैं आपको फ्यूचर में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। अब लॉर्ड अपनी जगह पर बैठ गया था और वो यही कहता है कि मैं भी काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम जैसा टेमर मौजूद है जो कि हाईली टैलेंटेड लड़का है। और मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डिसिपल बनना चाहोगे? इतना सुनने के साथ ही ओसवान की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अभी भी शॉक खड़ा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लॉर्ड ने उससे क्या पूछ लिया। इवन वहाँ पर खड़ी हुई लू यू भी काफ़ी हैरान हो जाती है
उसके मन में एक ही सवाल था कि 3 साल पहले ही तो कैसल लॉर्ड ने एक लड़की जिसका नाम बाइसू था उसे एक्सेप्ट किया था अपनी डिसिपल के तौर पर, तो ये कहीं जल्दबाजी तो नहीं होगी। और सो हुआ ये सुनने के साथ ही जल्दी से ये कहता है कि लॉर्ड, मैं आपके स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर कैसल लॉर्ड जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ये सारी बातें वहाँ पर पूरी जो हो रही थी। फिर वो उन सभी को ये कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बातें हैं, तो मैं आज रात को एक पार्टी रखने वाला हूँ। ये इसलिए कि हमारे पास एक टैलेंटेड टेमर आ चुका है, और दूसरी खुशी की बात ये है कि मैंने अपने एक और डिसिपल को चूज़ कर लिया, उसे और उसके सिस्टर को हुई। वहाँ पर कैसल गार्ड के वजह से घर पहुँचाया गया था, और सभी लोग इसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। घर आकर फिर वो अपने सिस्टर को यही बताता है कि फ़िलहाल जो मुझे मंथली अलाउंस मिली है वो 100 ग्राम ऑफ गोल्ड है, और अगर ऐसे चलता रहा तो हम जल्द ही शहर में एक नया घर खरीद लेंगे। इस पर उसकी बहन कान खींचते हुए उसे यही कहती है कि ये पिछले 3 सालों में मैंने इतना नहीं कमाया जितना तुमने एक महीने में कमा लिया, तो तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। जबकि इस सब की वजह से सुहान को काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर वो बाहर जाते हुए उसे यही कहता है कि तुम्हें अब जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल भी तो तुम्हें सख्त काम करना है। तो आगे से उसकी बहन यही कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर वो अपने रूम में जाता है। वहाँ पर जाते साथ ही सो हुआन ड्रैगन के रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग जाता है, ताकि उनके बारे में नॉलेज हासिल कर सके। फिर वो अपने ड्रैगन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हुए उस बुक को रीड करते हैं, जिसमें बताया जाता है इसमें 6 स्किल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली स्किल तो ये है कि ये बहुत जल्द सो जाता है। फिर इसी तरह वो एक अर्थ ड्रैगन के टाइप के बारे में पता चलता है, जो कि अर्थ से ही पावर हासिल करता है। और ऐसा ड्रैगन जो कि सोता भी हो और अर्थ की एबिलिटी का यूज़ भी करता हो, उसे हरा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो एक टैलेंटेड बनेगा। तो उस ड्रैगन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के साथ ही सो हुआन काफ़ी खुश हो जाता है, और वो यही कहता है कि तुम जाकर एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट बनोगे। लेकिन वो इस बात से सबसे ज़्यादा हैरान था, क्योंकि इस डेंजर शेपी की ग्रोथ स्पीड काफ़ी अब नॉर्मल थी। अब नेक्स्ट डे वो ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाता है, जहां पर कैसल लॉर्ड ही उसके पास बैठा हुआ था, और वो यही कह रहा था कि तुम्हारे ड्रैगन का पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो उसे एक मशवरा देता है, और वो मशवरा यही था कि इसके 3 एनर्जी टैलेंट का पता कराना था। उसके लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी थी, और वो उसे ट्रेनिंग के मेथड के बारे में पूछता है, और अपने मेन फोर्स के बारे में बता रहा था कि मेरी जो मेन फोर्स है वो डीमन टाइप है। उसके हाथ में एक रिंग थी, उसकी तरफ इशारा करके वो सब कुछ बता रहा था। उस रिंग को देखने के साथ ही सू हुआन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये टीचर की टेम सील है और कुछ नहीं। टेमर सील के बारे में यही बता रहा जाता है कि टेमर सील एक ऐसा आइटम होता है जिसमें हम टेम्ड बीस्ट को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस होती है। जैसे जैसे एक बीस्ट बड़ा होता है और बाकी बीस्ट भी उसके पास आते हैं, तो एक ही चीज़ में उन्हें रखना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर लोग मुख्तलिफ चीज़ें पहनते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस वगैरह हो गया, वाचेस हो गई और पेंडेंट्स वगैरह हो गए। टीचर फिर उसे अपने लिए एक स्कारलेट डीमन वुल्फ लेकर बाहर आ जाता है, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो कितना पावरफुल है। वो उसके ड्रैगन की पावर को चेक करना चाहता था, इसलिए उसने उस डीमन वुल्फ को वहाँ पर बुलाया था, और ये उसका पहला बीस्ट था। लेकिन जैसे ही सो हुआन और उसके ड्रैगन ने ये देखा था, तो दोनों की हालत काफ़ी पतली हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि इसके साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और उसी डीमन वुल्फ के बारे में बताते हुए टीचर ये कहता है कि ये मिक्स फॉर्म ऑफ डीमन और प्योर बीस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन को अब छोड़ दो, और तुम पूरा यकीन रखो कि इस ड्रैगन को कुछ नहीं होगा। इतना सुनने के साथ ही छुटकू की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो ड्रैगन को तो नीचे छोड़ देता है, लेकिन सामने खड़ा हुआ डीमन वुल्फ काफ़ी बड़ा था और ख़तरनाक दिख रहा था। और ये देखते साथ ही सू हुआन अपने ड्रैगन को यही कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ, तुम ये कर सकते हो, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। और वहीं पर खड़ा हुआ टीचर फिर ये कहता है कि स्कारलेट डीमन वुल्फ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम डीमन ब्रेथ का इस्तेमाल करो, ताकि ये लड़का तुमसे सीख सके कि पावर का कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही उसने अपनी पावर का यूज़ किया था, कि उसकी वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है, और ये देखने के साथ ही फिर टीचर उसे ये कहता है कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि उसने वहाँ पर जितना भी प्रेशर क्रिएट किया था उससे छुटकू ड्रैगन ने वहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था। और ये देखने के साथ कैसल लॉर्ड काफ़ी खुश हो जाता है, और ये कहता है कि इस छोटे में तो काफ़ी एबिलिटी है। और इतना देखते साथ ही सू हुआन भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो वहीं पर अकेला था जो कि उसे चेयर कर रहा था।
और वहीं पर खड़ा हुआ कैसर लॉर्ड उसकी और भी तारीफ़ें करते हुए यही कहता है कि इसके पास जो एनर्जी है वो काफ़ी अमेजिंग है और ये आराम से बाकियों की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। और सुहान की तारीफ करते हुए मास्टर ये कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ख़ास किस्म का ट्रेयर आ चुका है, तुम इसका ख़ास ख्याल रखना, ये काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास स्किल्स भी काफ़ी अमेजिंग है। अब जैसा कि उसने स्कारलेट डीमन वुल्फ का वहाँ पर यूज़ कर लिया था, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था, तो कहता है कि अब स्कारलेट डीमन का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता और वापस अपनी रिंग में भेज देता है। और वहीं पर उसने एक आर्थ बीस्ट को बुला लिया था जो कि एक डीमन एट्रीब्यूट था, उसका स्पेशल रैंक स्केरी था और उसका जो टाइप था वो ग्राउंड प्लेट पस था। और वो कहता है कि इसने मैंने इसे बुलाया ताकि ये तुम्हारे साथ खेल सके। अर्थ बीज को देखने के साथ छुटकू ड्रैगन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जल्दी से जाकर सोहान की टांग के साथ चिपक जाता है और उसकी आंखों में डर और खौफ था। और सोहान भी टीचर को यही कहता है कि टीचर, मुझे नहीं लगता कि आप इस किस्म का यहाँ पर बीज का यूज़ कर सकते हैं, क्या ये सूटेबल रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर इस पर सूट करेगा। तो आगे से टीचर ये कहते हैं कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा। और वैसे भी इसे फेस करना इसके लिए आसान होना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ कर सकता है। और ये टाइप मुझे लगती है कि इसके लिए इजी रहेगी कि तभी ही वो वहीं पर एक और बुला लेता है। उसका नाम था लावा ट्रेनोसॉरस। लावा ट्रेनोसॉरस को देखने के साथ ही दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो दोनों वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। और लावा ट्रेनोसॉरस को देखने के साथ ही फिर सो हुआन अपने मास्टर को यही कहता है कि ये तो एक ख़ास किस्म की ड्रैगन टाइप है ना। जिस पर कैसल लॉर्ड खुश होते हुए बताते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। और मुस्कुराते हुए उसे ये भी कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने एक ड्रैगन को टेम किया, क्योंकि कोई भी नया बंदा किसी भी ड्रैगन को टेम नहीं कर पाता। अपने मास्टर की बातें सुनने के साथ ही सू हुआन के मन में उसकी किताब का ख्याल आता है और वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसल लॉर्ड को नहीं बताना चाहिए और उसे एक सीक्रेट के तौर पर रखना चाहिए। फिर कैसल लॉर्ड उन्हें कहता है कि क्या तुम तैयार हो चुके हो, और लावा ट्रायनोसोरस को कहता है कि तुम इस पर अपनी पावर का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाओ। उसने वहां पर इतना प्रेशर रिलीज किया था कि सू हुआन उसे देखते साथ ही काफ़ी हैरान हो जाता है। सू हुआन यही कहता है कि इसका इतना प्रेशर है कि ऐसा लग रहा है कि एक समुंदर में तूफान आया और एक छोटी सी बोट उसको फेस कर रही हो। वो वहां पर खड़ा था, इस सब से उसका मुकाबला नहीं हो सकता था कि तभी ही फिर कैसल लॉर्ड उसके पास जाकर साइड पर धकेलते उसे कहते हैं कि तुम उसके प्रेशर में मत आओ। जैसे ही वो पीछे की तरफ हटता है कि उस पर सारा का सारा प्रेशर रिमूव हो जाता है। और इस सब की वजह से ही सोमान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो भी इतना स्ट्रांग बनना चाहता था कि इस प्रेशर को वो भी आराम से झेल पाए। फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस प्रेशर में वो चुटकुल ड्रैगन आराम से खड़ा हुआ था, वो ज़रा बराबर भी नहीं हिलता और यही बात उनके लिए हैरानी वाली थी। कैसल लॉर्ड मुस्कुराते हुए फिर लावा ट्रायनोसोरस को ये कहते हैं कि तुम ज़रा और प्रेशर क्रिएट करो ना। इस बार लावा ट्रायनोसोरस ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया था और उसी प्रेशर का इस्तेमाल उस चुटकुल ड्रैगन पर किया था। ये देखने के साथ ही मास्टर के जहन में एक बात तो थी कि इस बार ये छुटकू ड्रैगन इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। लेकिन ये देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि छुटकू ड्रैगन ने इस प्रेशर को भी आराम से झेल लिया था। ये देखकर फिर कैसल और मुस्कुराते ये कहते हैं कि ये दिखने में तो बहुत ही वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने टाइनोसोरस की पावर को आराम से मुकाबला किया। और मेरे लिए भी ये मानना मुश्किल है और इमेजिन करना भी मुश्किल है कि ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, ये फ्यूचर में बड़े बड़े कारनामे करने वाला है। तो साथ खड़ा हुआ सोहान जब अपने मास्टर से मुंह से अपने छुटकू ड्रैगन के बारे में ये बातें सुनता है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर कैसल लॉर्ड कुछ सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आ जाता है, तो कहता है कि मुझे इसके बारे में सोहान से बात करना होगी। वो सोहान को ये कहता कि क्या तुमने ड्रैगन स्किल्स का यूज़ किया? तो आगे से सोहान यही कहता है कि टीचर, जब आपने लोगों को भेजा था कि वो ड्रैगन स्केल आकर मुझे दे दें तो मैंने उसी वक्त ही ड्रैगन स्केल्स का इस्तेमाल कर लिया था। तो आगे से फिर टीचर मुझे कहता है कि मुझे लगता है कि जो मैंने ड्रैगन स्केल तुम्हें भेजा था इस ड्रैगन ने उसे भी ऑब्जर्व कर लिया। और शायद ये इसी वजह से है कि ये इतना टैलेंटेड बना। अब इसके पास इतनी पावर आ चुकी है कि ये बाकी ड्रैगन को आराम से सरपास कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो उसे फिर एक बुक देते हुए ये कहता है कि इसमें मैंने कुछ ट्रेनिंग मेथड और स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, तुम इन्हीं का इस्तेमाल करना और ड्रैगन को अच्छे से सिखाना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने यहाँ पर एक सूटेबल बेसिक माइंड ट्रेनिंग मेथड भी लिखा है जो कि तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है।
तुम एक बात याद रखना कि जब तुम एक बीस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करना होगा, उसे निगलेक्ट कभी भी मत करना। और सोहान उस बुक को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और बुक को लेने के साथ ही वो टीचर को ये कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके टीचर उसकी काफ़ी हेल्प जो कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोहान फिर इसके बाद अपने घर जाता है तो सेलर को जब पता चलता है कि वो एक टेमर बन चुका है तो वो भी उससे अच्छे से पेश आने लग गया था। अब उसकी बहन उससे पहले के घर आती तो पहले से ही सोहान अपने घर की सफाई शुरू कर देता है। तो उसने घर के अच्छे से सफाई की थी और ऐसा लग रहा था कि ये उनके पुराने घर की तरह है। वो इसके बारे में अपनी सिस्टर का इंतज़ार नहीं कर सकता तो सोचता है कि क्यों ना उसके काम पर जाकर ही उसे बता दूँ। जैसे ही वो काम पर जाता है वहाँ पर उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़के की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन की थी। तो वो तेज़ी से बहन की तरफ भागकर जाता है। दो कुत्तों ने उसकी बहन को घेर रखा था और वहाँ पर कुत्तों के मालिक भी खड़े हुए थे, जो कि उसे यही कह रहे थे कि तुम इनसे मत डरो मिस्सू, तुम कहीं भी मत भागना, ये तुम्हें नहीं काटेंगे। हमारे कुत्ते तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं। सुकुमार की बहन चिल्लाती रहती है। वो नहीं, ये कहती रहती है कि इन कुत्तों को मुझसे दूर भगाओ, लेकिन कुत्तों का मालिक उस पर हंसता रहता है क्योंकि उसमें से काफी मजा आ रहा था। और वो उसे ये कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि आज रात तुम मेरे साथ गुजारोगी तो मैं इन कुत्तों को कहूंगा कि ये तुम्हारे साथ ना खेलें। सो हुआन भी वहां पर आ गया था। जब ये बात सुनता है कि उसके मन में उसकी बहन के लिए क्या है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम इसके साथ खेलोगे। उसके हाथ में एक ईंट आ जाती है और इसी ईंट की मदद से वो एक कुत्ते पर अटैक कर देता है और उस कुत्ते की हालत वहीं पर खराब हो गई थी। वो उसे ये कहने लग गया था कि तुम अगर मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ये मत समझना कि तुम एक डॉक्टर के बेटे हो तो जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो कर सकते हो। उसको एक कुत्ता मारा गया था, इस वजह से उस बंदे की हालत काफी खराब हो गई थी। वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे चार्ली को मार दिया। अब वो अपने दूसरे कुत्ते जिसका नाम जैक था उसे कहता है कि तुम जाओ और इस पर अटैक करो और इसे मार दो। ये देखते साथ ही शूहान की बहन ये कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन शूहान वहाँ से नहीं भागता। अब जैक उसे काटने के लिए उसके करीब आ जाता है तो ये देखते साथ ही उसका छुटकू ड्रैगन अब गुस्से में आ गया था और छुटकू ड्रैगन आगे बढ़ता है और जैक की गर्दन पर अटैक कर देता है। ये देखते साथ ही सोहान और उसकी बहन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब छुटकू ने उससे बाइट करके मार दिया था, इसलिए जैक ये देखते साथ ही काफी खुश हो जाता है। जबकि उन कुत्तों का मालिक और उसके चमचे ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर घूम चुका था तो वो अपने चमचों को ये कहता कि अपने अपने चाकू बाहर निकाल लो और इनकी मदद से हम इन पर अटैक करके इन्हें मार देंगे। अब वो तीनों जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो ये देखते साथ ही सुहान अपने ड्रैगन को ये कहता कि तुम अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल इन तीनों पर करो। अब जैसे ही उसके चुटकू ड्रैगन ने पावर रिलीज की थी तो ये देखते साथ ही उन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है और वो उसके चमचे ये कहने लग जाते हैं कि बॉस ये ड्रैगन तो काफी स्केरी लग रहा है, हमें लगता है कि हमें इसके लेकर और ज्यादा कॉशियस होना होगा। कितने में वहां पर एक और बंदा आ जाता है और उसके साथ भी दो और भी लड़के थे और वो वहां पर आते साथ ये कहता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और उसी हुंडे का एक चमचा आगे बढ़कर ये कहता है कि यहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करें कि हम ही यहाँ पर मजलूम बन जाएं और ऐसा दिखावा करें कि उन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की। और आगे से वो भी मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहने लग जाता है कि वेल इन गार्ड्स को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और मैं भी ऐसा दिखावा करूंगा कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और इससे तो मैं अंदर बंद करवा दूंगा। और जैसा ये डिटेंशन रूम में जाएगा तो वहां पर जाकर इसके साथ मैं निपट लूंगा, तब तक मैं इसे कुछ नहीं कहता। ये अंदर बंद होगा तो फिर जाकर मैं उसके सिस्टर पर अटैक कर दूंगा और वहां पर तो सू भी नहीं होगा जो अपनी सिस्टर को बचा पाएगा। और मेरे जो चार्ली और जैक मारे गए अब उनकी मौत भी ज़ाया नहीं जाएगी। और ये बातें सोचने के साथ उसके मुंह में पानी भी आ गया था। अब एक गार्ड का बॉस आगे बढ़ता है और उसे ये कहता है कि तुम यंग मास्टर गू नहीं हो, अगर तुम गू ही हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गू आगे बढ़ता है और वो गार्ड को ये बताने लग गया था कि ब्रदर जैंग, इस बंदे ने मेरे दोनों कुत्तों को मार दिया, वो भी बुरे तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे फौरन पकड़ लें और इसे अंदर बंद कर दें। जैंग इतना सुनता ही है कि अपने साथ मौजूद बाकी गार्ड को ये कहता है कि जल्दी से आगे जाओ और इसे बांध लो। वो दोनों अब हैंडक्राफ्ट लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने किसके कुत्तों को मारा है, तो इसलिए तुम्हें सरेंडर करना होगा और यहाँ पर कोई भी वायलेंस वगैरह क्रिएट मत करना। इतना सुनते साथ ही सुहान उसे ये कहता है कि उनके कुत्तों को किसी और ने नहीं बल्कि इस ब्रिक ने मारा है, तो आओ ना इस ब्रिक को पकड़ लो।
इस पर गार्ड गुस्से में आ जाता है, उससे कहते हैं कि ये कोई मजाक की जगह, तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर मजाक कर रहे हैं? अभी तो तुम्हें डिटेंशन में जाना ही होगा, तुम्हें हम अंदर बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि सो वहान के पास एक टीम्ड बीस्ट है, इसी के साथ उन दोनों की हालत पतली हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सो वहान के पास एक टेमर गार्ड भी था और उन गार्ड्स को ये कहता है कि तुम गौर से इसे देखो। अब टेमर को गार्ड को देखने के साथ उन गार्ड्स की हालत और भी ज्यादा बदली हो जाती है। उन्हें पता था कि उन्होंने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। जैंग को तक भी ये न्यूज़ पहुंची हुई थी कि असल में लॉर्ड का एक नया डिसिपल आया है, तो कहीं ये वो तो नहीं है। बस ये सोचते साथ ही वो हवा में एक फायर निकाल देता है। उसे इस तरह देखने के साथ ही उसके पीछे खड़ा हुआ गू और उसके चमचे दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब उसकी बंदूक का निशाना गू पर था और वो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर स्ट्रीट में क्राइम क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ना होगा। अपने गार्ड्स को ये कहता है कि आगे बढ़ो और इनके हाथ बांध दो ताकि हम इन्हें अंदर ले जा सकें। गू चलाते हुए ये कहता रहता है कि कैप्टन जैंग, मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ, आपको जरूर तो गलत फहमी हुई होगी। वो चिल्लाता रहता है, उसे ये भी कहता रहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे फादर एक प्लांटेशन डायरेक्टर हैं, तो उसने तुम्हारी कितनी मदद की थी। लेकिन जैंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से उसका एक दांत भी टूट गया था। आगे से फिर जैंग मुस्कुराते हुए अपने गार्ड को ये कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे से ऐसे बिहेव करे, इसलिए मैंने इसे मारा और तुम लोग भी आगे बढ़कर इसे मारो। अब ऐसा करने के बाद जैंग सो वान के पास आता और कहता है कि लॉर्ड सो, इस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि इस बंदे ने आपके साथ पंगा ले लिया है, अब ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनने के साथ ही फिर सू वान से ये कहता है कि तुमने इस मामले को आराम से सुलझा लिया, वो भी पूरे टाइमली। तो जैसे ही जैंग ये बातें सुनता है कि लॉर्ड सू उसके लिए तारीफ कर रहा है, तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि आपकी तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन दोनों की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी और फिर ये सब कुछ करवाने के बाद जैंग ये पूछता है कि सुहान, हमने इसे अच्छी तरह पनिश किया है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? तो इस पर सुहान ये कहता है कि वेल, जो होना था हो गया, लेकिन जैसे ये जेल से छूट कर आएंगे तो मैं इनके पीछे जाऊंगा और इनकी खुद अच्छे से पिटाई करूंगा। जैंग इतना सुनता साथ ही ये कहता है कि हाँ लॉर्ड, हम आपकी बात समझ गए। अब जहाँ पर ये मामला ख़त्म हो गया था, तो सोहान फिर अपनी बहन को कहता है कि अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। तो उसकी बहन ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो भी अपने भाई को कहता है कि आपने सही कहा, अब हम अपने घर वापस जाना चाहिए। और फिर दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ही पीछे से जैंग अपने गार्ड्स को ये कहता है कि ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर किसको ऑफेंड करना अच्छा लगता, एक प्लांटेशन डायरेक्टर को या फिर एक टेमर को? तो उसके साथ खड़ा हुआ गार्ड तेजी से उसे बताता है कि नहीं नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि हम एक प्लांटेशन डायरेक्टर को तो ऑफेंड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी टेमर को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसमें हमारी जान जा सकती है। इस पर जैंग खुश होते हुए उसे ये कहता है कि हाँ शाओजन, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो अपने गार्ड्स को ये कहता है कि तुम जल्दी से जाकर एक गाड़ी यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि इन सभी को लेकर हमने गार्बेज इंक्रिनेशन स्टेट पर भी तो लेकर जाना है। इस पर उन दोनों की हालत और भी बदली हो जाती है। तीनों काफ़ी परेशान बैठे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब उन्हें गार्बेज में जाकर फेंका जाना था। और उधर जैसे ही सोहान अपनी बहन को अपने घर लेकर जाता है, तो ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फाइनली वो लोग अपने घर को दोबारा हासिल कर पाए थे। और ये सारी चीज़ें उसके लिए एक ड्रीम की तरह थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने वो देख पा रही है। अभी इतनी ज़्यादा एक्साइट खड़ी हुई थी कि उसका भाई इधर से साथ ही कहता है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत, तो ये लो, ये इस घर की चाबियाँ भी मेरे पास हैं। और वैसे भी तो ये सब अभी शुरुआत ही हुई है, अब देखते जाओ कि आगे हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, हमारा फ्यूचर और भी अच्छा होने वाला है मेरी बहन। उसकी बहन उनसे चाबियाँ लेती है और उसे पूरा यकीन दिलाती है कि मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है मेरे भाई। मुझे इस बात पर भी यकीन है, जैसा तुम कह रहे हो कि हमारा फ्यूचर अब पहले से भी अच्छा होने वाला है। कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। जैसे ही सुहान बाहर जाकर दरवाज़ा खोलता और पूछता है कि तुम कौन हो, तो बाहर कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर गू आया हुआ था, जो कि प्लांटेशन मैनेजमेंट ऑफिस में काम करता था। सुहान की बहन भी बाहर आ जाती है और वो भी यही कहती है कि आप तो डिप्टी डायरेक्टर गू है ना, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो गू यही बताता है कि मैंने सुना कि गू दिन के बेटे ने आपको ऑफेंड किया है, तो इसलिए मैं इस मैटर को यहाँ पर सुलझाने के लिए आया हूँ। मैंने ये डिसाइड किया था, उसे मैं एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करूँगा जहाँ पर वो एक नॉर्मल फार्मर के तौर पर काम करेगा। वहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट आया करते हैं और अक्सर लोग तो एक्सीडेंट्स में मारा जाते हैं। खुद इनको इससे कोई मसला नहीं है, वो इस सारी चीज़ों से सेटिस्फाई है। क्या लॉर्ड्स हो, आप इन सारी बातों से सेटिस्फाइड हैं? तो उसकी ये बातें सुनने के साथ सोहान यही कहता है कि डायरेक्टर सच में स्मार्ट निकला। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गू से ये भी बताता कि मैंने तुम्हारी बहन के बारे में सुना कि वो भी प्लांटेशन सिस्टम में काम करती है, तो मैं अब उसकी पोजीशन को बढ़ाता हूँ, अब वो डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम करेगी। उसकी बहन जब ये सुनती है तो उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था और वो गू को ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ।
डिप्टी डायरेक्टर से ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम तो उसके लिए सूटेबल हो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम लॉर्ड सू की बहन हो, तो इसलिए तुम तो सूटेबल होना ही है। और वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम आकर मुझसे बात करना। इतना सुनने के साथ ही सू की बहन कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और इस पर डिप्टी डायरेक्टर भी काफ़ी खुश हो गए थे। और सू वहाँ ये देखने के साथ ही अपने ड्रैगन को ये कहता है कि लगता है कि जब मैं जैसे जैसे मरता तो स्ट्रोंगर बनता जाऊँगा, मेरे लिए चीज़ें और भी आसान होती जाएंगी, मेरी ज़िंदगी और भी आसान होती जाएगी। फिर वो उसे घर लेकर जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल रेसिपी बनाई है, ये तुम्हें स्ट्रोंगर बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन ड्रैगन को वो रेसिपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और फिर हमें सोहान ये बताना लग जाता था कि ड्रैगन को पालने के लिए 8 खुराकें बनाई जाती हैं, और मैं इसके लिए एक ऐसी खुराक बना रहा हूँ जो कि इसे परफेक्ट बना दे। अब उसने जो रेसिपी बनाई थी, ड्रैगन ने सिर्फ उसकी 2 ही बाइट्स ली थी, उससे ज़्यादा नहीं खा पाया था। और इस बात को लेकर सोहान हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो एक नए ड्रैगन के लिए प्रीशियस आइटम है, तो फिर ये क्यों नहीं खा रहा। और उसके ज़हन में बस यही बात आती है कि जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने, क्या इसमें कोई इशू है, हो सकता है कि कोई उसी में इशू हो। बस रेसिपी के बारे में सोचते साथ ही उसे समझ में आ जाता है कि उसकी रेसिपी में भी कोई प्रॉब्लम है। और वो छुटकू ड्रैगन को ये कहता है कि मैं तुम्हारी रेसिपी चेंज करके देखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। और वो खुश होते हुए ये कहता है कि हर महीने मुझे अपने टीचर से पैसे मिला करेंगे ना, उससे मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना खरीदा करूंगा, तुम उसे खाओगे और जल्दी बड़े हो जाओगे। और फिर कुछ ही दिनों में उसने ऐसा खाना बनाया था जैसा बुक में बताया गया था। उस छुटकू ड्रैगन को वो खाना काफ़ी पसंद आ जाता है, लेकिन उससे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और वो प्रॉब्लम ये थी कि अभी सिर्फ 5वें दिन था खाना खाने के लिए, और वो ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो गया था। अब वो इतना बड़ा होते देखता साथ ही उसकी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तो जमनाल स्टेज पर आराम से पहुंच गया, वो भी इतना जल्दी। वो ये कहने लग जाता है कि जब ये छुटकू ड्रैगन था तो हमने जाकर 2 कुत्तों को आराम से मार दिया था, अब तो ये ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब तो वो कुत्ते इसे देख के ही मर जाएंगे। ये उन पर उड़कर अटैक कर सकता है, अपने कला की मदद से अटैक कर सकता है और उन्हें आराम से मार सकता है। अब तो ये इतना बड़ा हो चुका है कि नॉर्मल बंदे भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इवन मुझे तो लगता है कि अब गन्स भी इस पर कोई असर नहीं करेंगे। अगर इसके साथ 5 बंदे जो कि फुल्ली आर्म्ड हो वो भी मुकाबला करें, तो मुझे लगता है कि मेरा छुटकू ड्रैगन ही उनसे जीत जाएगा। फिर उसे अचानक से ये बात याद आ जाती है कि उसके टीचर ने यही कहा था कि जब उसका ड्रैगन जर्मिनल स्टेज पर पहुंचे तो जाकर उससे मिलूं। अब वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जाने से पहले उसके ज़हन में एक और बात भी खटक रही थी, क्योंकि 5 दिन में कोई भी ड्रैगन जर्मिनल स्टेज पर नहीं पहुंचा था। अगर ये बात उसके टीचर को पता चली तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी और वो इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर ऐसा बहाना बनाना होगा कि मैं सीक्रेट के बारे में रिवील ना करूँ। मुझे अपने ड्रैगन की स्किल पर फोकस करना होगा, इसकी ट्रेनिंग करनी होगी। हो सकता है कि मुझे 10 दिनों तक इसे कुछ भी खिलाना पिलाना ना पड़े। और 10 दिनों के बाद ही वो फिर अपनी टीचर से मिलने के लिए चला जाता है, ताकि टीचर को उस पर शक ना हो। टीचर जैसे उसे देखता है तो उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तो इस पर सोहुआन मुस्कुराते हुए अपनी टीचर को ये बताता है कि इन दिनों में मैं अपने ड्रैगन की अच्छे से परवरिश कर रहा था, और जो फार्मूला आपने मुझे बताया था उसके मुताबिक मैंने इसे रेसिपी बना कर दी। अब देखो कि ये कितना ग्रो कर चुका है। जैसे ही उसका मास्टर ये देखता है कि उसका ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये देखते साथ ही वो काफ़ी हैरान हो गया था। तो सोमवान से ये कहता है कि आप क्या कह रहे हैं कि जितना जल्दी बड़ा हो गया? मुझे नहीं लगता कि जितना जल्दी बड़ा हुआ, मुझे तो लगता है कि ये तो स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। तो फिर क्या, टीचर आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारते उसे ये कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर बाइसू है ना, उसके पास आइस लोटस पोड था, और उसे ग्रो करवाने में उसे पूरा महीना लग गया। और तुम कितना चाहते हो कि ये कितना जल्दी ग्रो करे? तुम्हें पता है ना कि उसके पास जो लोटस पोड है ना, वो सिर्फ सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तुम्हारा ड्रैगन होगा। वो उसे ये कहता रहता है कि तुम उसके बारे में अच्छा ही सोचो, वो तो आराम से तुम्हारे लिए ग्रो करता जा रहा है। और वैसे भी ऐसा लगता है कि इसमें ना सिर्फ टैलेंट पाया जाता है, बल्कि इसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी हाई है। और फिर उसे ये कहने लग जाता है कि ये ग्रोथ स्टेज पर तो अब परवरिश कर चुका है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें स्किल्स कौन सी पाई जाती हैं। क्या तुम्हें पता है कि इसने कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप किया है? तो आगे से फिर जैसे ही सोहान उसे बताता है कि इसने किन किन स्किल्स को आराम से अबूर काट लिया और उन्हें डेवलप काट लिया है। तो जैसे ही टीचर ये सारी बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आप तो मजाक कर रहे हो, ये इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, इतने थोड़े टाइम में ये इतनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता है। सोहान आगे से मुस्कुराते हुए अपने टीचर को यही कहता है कि ये सब आपकी मेहरबानी, आपकी टीचिंग की वजह से तो ये इतना ग्रो कर पा रहा है। और अपने मन ही मन में यही कहता है कि मैंने तो अभी अर्थ स्पेयर सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताया, इवन असाल्ट के बारे में नहीं बताया, जो लास्ट नाइट ही इसने इन चीज़ों को डेवलप किया था। टीचर उसे ये कहते हैं कि मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती, और तुमको भी लेकर मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। अब तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसने किन किन चीज़ों को डेवलप किया है। तो इस पर आगे से सोहान कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें मास्टर।
अब वो टीचर तो ये भी बताना लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना होगा। अगर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो गया तो मैं तुम्हें एक टीम सेल दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ड्रैगन बड़ा होता जा रहा है, तो तुम्हें एक टीम सेल की होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा, इसकी मदद से तुम ड्रैगन को अपने पास रख सकते हो। और अब ये तुम्ही पर डिपेंड करता है कि तुम्हें ये टीम सील फ्री में चाहिए या फिर तुम इसके लिए पैसे खर्च करोगे। और फिर वो अपनी टेम सील से आर्मर रॉक बेयर को लेकर आ जाता है ताकि वो वहां पर आकर उस ड्रैगन के साथ खेल सके। ये देखते साथ ही ड्रैगन और सोहान दोनों की हालत काफ़ी पतली हो जाती है। और फिर सोहान ये कहता है कि टीचर आपके पास आकर कितने टीम्ड बेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिला हूँ आपने अलग अलग ही बीस्ट को समन किया है। तो टीचर मुस्कुराते हैं उसे ये बताते हैं कि मेरे पास तो वीक बीस्ट हैं वगैरह नहीं, जो मेरे पास हैं वो स्केरी हैं और मेरे ख्याल में उनकी तादाद 20 है। और फिर वो अपने उन्हीं बीस्ट के बारे में बताने लग जाता है कि उसके पास किस किस्म के बीस्ट हैं। उनकी ये बातें सुनने के साथ ही वहीं पर खड़े हुए सुहान की हालत और भी ख़राब होती जाती है। और फिर टीचर उसे ये कहता है कि अच्छा चलो इन बातों को छोड़ो, अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें वो टेम सील चाहिए। तुम मुझे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को दिखाओ और तुम्हारा ये टेस्ट होगा। इसके रिजल्ट के मुताबिक ही तुम्हें टेम सील मिलेगी या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा। अब जैसे ही उस बेयर ने अपनी दाढ़ बाहर निकाली थी, अपना प्रेशर क्रिएट किया था, तो ड्रैगन आराम से उसके प्रेशर को झेल पाता है। और ये देखते साथ ही टीचर कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, वो ग्रोथ स्टेज पर है, उसके बावजूद भी इसने प्रेशर को आराम से झेल लिया। और अपने बेयर को यही कहता है कि अब तुम रुक जाओ। और वो उनको ये कह रहा था कि तुम अभी बच्चे हो तो इसलिए मैं तुम पर नरमी से पेश आ रहा था। अपने वो बेयर को ये कहता है कि अब तुम अपनी डीमन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। तो ये सुनते साथ ही वहीं पर खड़ा हुआ सोहुआन अपने ड्रैगन को कहता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम डीमन ब्रेथ का इस्तेमाल करो और साथ साथ शैडो बॉल का भी इस्तेमाल करना। टीचर सोहुआन की ये बात सुनते साथ ही ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पता है ना कि तुमने कुछ खाया भी है। मुझे लगता है कि ड्रैगन ने कुछ नहीं खाया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेयर को यहाँ पर आराम से हरा पाओगे। लेकिन इन बातों का असर सोहुआन पर नहीं होता और वो अपने ड्रैगन को ये कहता है कि तुम अपनी डीमन ब्रेथ का इस्तेमाल करो, शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और बार बार इस्तेमाल करते रहो। अब जैसे ही उसके ड्रैगन ने शैडो बॉल का इस्तेमाल किया था, वो जाकर बेयर के सीधे माथे पर लगता है, जिसकी वजह से बेयर को दर्द होने लग गया था। और टीचर ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, इसने तो खुद ही इस स्किल को डेवलप कर लिया। और ऊपर से इसने जो अटैक किया है वो कंटिन्यूसली फायरिंग की वजह से अटैक कर पाया, इसकी एक्यूरेसी और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। उसकी ये बातें सुनने के साथ फिर सुहान हंसने लग जाता है। टीचर को कहता है कि आपका फिर से शुक्रिया जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और मानी मन में वो ये भी कह रहा था कि ये अटैक इतना भी खतरनाक नहीं था कि उस बेयर के डिफेंस सिस्टम को ही वीक कर सके। अब टीचर उसके इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ, तो जैसा कि तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं तुम्हें ये टेम सील देता हूँ। और वो अपनी टेम सील उसे दे देता है। और इस टेम सील में वो पूरे 5 बीस रख सकता था, इसमें इतनी कैपेसिटी तो मौजूद थी। और इतना ही नहीं बल्कि उसे ये भी बताता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा बीस्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 10 बीस्ट आराम से रह सकते हैं, अगर वो लोग एक दूसरे के साथ आराम से रहना चाहें तो। उससे लेने के साथ सुहान फिर टीचर को कहता है कि आपका शुक्रिया। टीचर उसे यही कहते हैं कि तुम्हें अब ज़्यादा भी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी स्किल इतनी बैड नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस में ये काफ़ी पीछे है। और कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो सिर्फ लड़ाइयों में ही हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें गैरिसन ऑफ द नॉर्थ फ्रंट लाइन भेजने वाला हूँ, ताकि वहाँ पर जाकर तुम डेंजरस स्पीशीज़ के साथ फाइट करो और उससे कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल कर सको। और 3 दिनों के बाद तुम मिलिट्री हेडक्वार्टर आ जाना, वहाँ पर तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त हो जाएगा। और हमें फिर ये बताया गया था कि यहाँ पर 4 डिफेंस लाइन पाए जाते हैं, वो भी हाई वॉल्स के बाहर। एक में ब्लैक लैंटन था, फिर गैदर प्लेस था, गार्डिंग द गैदरिंग प्लेस था। और हर डिफेंस सिस्टम में ही सॉलिड फोर्ट्रेस पाए जाते थे, वहाँ पर टेमर्स पाए जाते थे। और वहाँ पर ऐसे सोल्जर पाए जाते थे जिनके पास जो वेपन्स होते थे वो काफ़ी एडवांस थे। और इनमें से जो सबसे खतरनाक थी वो थी साउथ और नॉर्थ डिफेंस लाइन, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट डेंजरस स्पीशीज हर रोज़ ही अटैक किया करती थी। और इसमें से जो अक्सर मेटल बना करते थे वो इन्हीं जो मॉन्स्टर को मारा करते थे उनकी खालों वगैरह से बनाया करते थे। अब वो 3 दिनों तक के लिए बाहर जा रहा था, तो वो इसके लिए एडवांस पेमेंट मांग लेता है, जो कि कोई छोटी मोटी पेमेंट नहीं बल्कि 2.5 लाख ग्राम ऑफ स्टील था। और इतना ही नहीं बल्कि उसे इस किस्म के भी पैसे मिले थे कि वो ड्रैगन फूड को खरीद सके, तो वो खुद ही ड्रैगन का फूड बना लेता ताकि जहाँ पर जाकर उससे वो खिला सके और वो और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो उसके लिए अब एक नोटिस इशू हो जाता है और वो उसके लिए सब कुछ अरेंज हो गया था। उसे पोस्ट नंबर 7 गार्ड पोस्ट पे जाना था ताकि जाकर वो टीम मेंबर के तौर पर सर्व कर सके। वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में देखता कि काफ़ी सारे लोग प्लांटेशन कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर सुमान काफ़ी खुश हो जाता है
और यहाँ पर जो भी फूड बनाया जाता था ये उनकी ज़रूरियात को पूरा करता था। यहाँ पर 50,000 या 60,000 लोग रहा करते थे और प्लांटेशन के दौरान उन्हें काफ़ी खतरा भी आया करता है। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल में कूद इंगवान भी इन्हीं में शामिल है, ये भी यहाँ पर फार्मिंग कर रहा होगा। और यहाँ की जो सेफ्टी है वो किसी और पर नहीं बल्कि नॉर्दर्न डिफेंस लाइन पर ही डिपेंड करती है। उन्हीं का काम है कि यहाँ के लोगों को महफूज रखना। फिर वही गाड़ी वाला बंदा उसे नंबर 7 गार्ड पोस्ट पर छोड़कर चला जाता है। उससे कहता है कि बेस्ट ऑफ लक। तो उसकी बात सुनकर सुमान गाड़ी से उतर आता है। उससे कहता है कि ठीक है। और वहाँ पर पोस्ट पर जैसे एक बंदे को पता चलता है कि यहाँ पर एक न्यू कमर आया है और वो भी उसे किसी और ने नहीं बल्कि चीफ स्टाफ ने सेंड किया, तो वो काफ़ी हैरान हो गया था। तो इस पर उसके साथ खड़ा वो बंदा ये कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि वो एक टेमर है और इसके पास फूड भी है, ये फूड ड्रैगन का है, क्या तुम्हें वो फूड नज़र नहीं आ रहा जो अपने साथ लेकर आया है। तो इस पर पहले वाला बंदा कहता है तो फिर हम यहाँ पर किस बात का वेट कर रहे हैं, हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो दूसरे वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें जाकर उसकी हेल्प करनी होगी। वो दोनों तेजी से अब सू के पास आ जाते हैं और उसका सामान उठाने लग गए थे। ये देखकर सू को हैरान था और उसे कह रहा था कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों उसकी हेल्प करने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। और पहले वाला बंदा उसे बताता है कि ये सब कुछ यहाँ पर ठीक है और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है हुआंग, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आप मुझे श्याओ हुआंग के नाम से पुकार सकते हैं। जबकि उसकी बात सुनने के साथ सो हुआन उसे ये कहता है कि आप मुझसे बड़े हैं तो इसलिए मैं आपको ब्रदर हुआंग के नाम से ही पुकारूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ हुआंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए उसे यही कहने लग गया था कि आप पहले टेमर ऐसे मिले हैं जो कि हवाओं में नहीं उड़ते बल्कि ज़मीन पर हैं और लोगों से अच्छे से बात करते हैं। और अपने साथियों को यही कहना लग जाता है कि अपने हाथ और पाँव जल्दी से चलाओ और हमारे मास्टर का सामान जल्दी से लेकर दूसरी जगह पर रख दो, हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। और फिर हमें यही बताया गया था कि यहाँ पर 29 सेंट्री पोस्ट बनाई गई हैं और नादरन सेक्ट के सुवान नंबर 7 गार्ड पोस्ट पर इसे भेजा गया था। और यही कुछ 10 साल पहले की बात है कि जब यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और यहाँ पर ना कोई बंदा बचा था ना बंदे की जात बची थी। इवन इस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया था। अब इस पोस्ट को दोबारा रीबिल्ड किया गया है और अब सोहान को यहाँ पर भेज दिया गया था। यही वो जगह थी जहाँ पर सोहान को अब मॉन्स्टर के साथ फाइट करना थी। वो वहीं पर बैठा हुआ था कि इतने में वहाँ पर हुआंग आ जाता है और वो सू को ये कहता है कि लॉर्ड सू, हम आपके लिए खाना लेकर आए जो कि आप बहन ने बनाया है। हमारे पास इतनी फैकल्टीज तो नहीं है लेकिन हाँ वो खाना अच्छा बनाता है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो सू हुआंग ये सुनने के साथ ही हुआंग को यही कहता है कि ब्रदर हुआंग, आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हूँ कि आप मुझे लॉर्ड के नाम से पुकारें, तो आपको मुझे लॉर्ड कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआंग उसके साथ बैठ जाता है। बाकी लोग भी खाना खाने के लिए उसके पास बैठ गए थे और फिर हुआंग यही कहता है कि ठीक है मैं आपको लाड नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको आज से ब्रदर सू के नाम से पुकारूंगा। उसकी ये बात सुनने के साथ ही सू हो खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है मैं आपको ब्रदर हुआंग के नाम से पुकारूंगा और आप मुझे ब्रदर सू के नाम से पुकार लेना। अब तो इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिर वो उन सभी लोगों से ये पूछने लग जाता है कि मुझे यहाँ की फ्रिक्वेंसी के बारे में पता करना है कि जो भी यहाँ पर डेंजर स्पीशीज आकर हम पर अटैक करती हैं उनका रूटीन क्या है। तो इस पर एक लड़का जो कि मीट भी खा रहा था और वो सू को यही बताता है कि जो हमारे यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं वो बाकियों से डिफेंस सिस्टम से काफ़ी वीक हैं और इसी वजह से यहाँ पर एक आधा मॉन्स्टर आ ही जाता है जिसके साथ हमें डील करना पड़ता है। वहां पर उन्होंने कुछ बीस्ट को पकड़ कर रखा हुआ था और वो एक साइड पर इशारा करके सो को कहता कि वो देखिए उस जगह पर जो भी बीस्ट हमारे हाथों लगा हमने उन्हें यहाँ पर पकड़ करके रखा हुआ है। और महीने के एंड में यहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं। ऑफिसर्स यहाँ पर आने के साथ ही इनके मुताबिक हमें मिलिट्री पॉइंट्स देते हैं। इन चीज़ों को तो वो शहर में लेकर चले जाते हैं लेकिन मिलिट्री पॉइंट्स की वजह से हमारा मेरिट बढ़ जाता है। सो ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी खुश हो गया था और उनकी तारीफ करते हुए ये कहता कि तुम्हारे पास एक टेमर भी नहीं है, उसके बावजूद भी तुमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, तो ये तो काफ़ी अमेजिंग है। और बाकी साथी लोग भी ब्रदर सो को ये कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि जिस बीस्ट को आपने टेम किया है वो कौन सा बीस्ट है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं। तो ये देखने के साथ ही ब्रदर हुआंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों पर गुस्सा करते हुए ये कहने लग जाते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ऐसे ही हम बीस को समन नहीं करवा सकते, जब ज़रूरत होगी तभी समन करवाएंगे। और इतना देखते साथ ही वहीं पर बैठा हुआ ब्रदर सो अपने बीस को बाहर समन कर लेता है क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहता था कि उसके पास कौन सा बीस था जिसने उसे टेम किया हुआ है।
जैसे ही ड्रैगन बाहर आया था तो बाकी सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इसके पास एक टॉप डेंजर शिबिशी है। अब जाकर ड्रैगन सू के पास खड़ा हो जाता है और सू फिर सारे लोगों को यही बताता है कि यही वो बीस्ट है जिसे मैं समन कर सकता हूँ और ये एक ड्रैगन है। तो सामने खड़ा हुआ लड़का काफी एक्साइटेड था। ये कहता है कि ब्रदर सो आपने पहले जिस बीस्ट को यहाँ पर टेम किया है वो एक डेंजर शिपिशी है, तो इसलिए ये तो काफी अमेजिंग बात है। और ड्रैगन फिर अपनी ड्रैगन पावर माइट शॉक का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि यहाँ पर खतरा है। जैसे ही वो आगे सामने खड़े हुए बंदे की तरफ बढ़ता है तो ये देखने के साथ ही बंदे की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। जबकि बेहतर तो ये देखने के साथ ड्रैगन को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम इनके ऊपर अपनी स्किल्स का यूज मत करो, तुम काफी र्यूडली पेश आ रहे हो। और सू जल्दी से शियाओ के पास जाता है और उससे यही पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इस सब की वजह से शियाओ की हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन वो इसके बारे में सू को क्या कहता, वो बस ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर सू, और तुम्हारा टीम बीस्ट काफी अमेजिंग है। जबकि शियाओ के बाकी दोस्त वहीं पर खड़े हुए थे और जोर जोर से शियाओ पर हंसने लग जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम अब कह रहे हो कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर पहले तुम्हारी क्या हालत थी, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम पैंट में ही पी कर दोगे। ये सुनने के साथ शियाओ अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। और इसी खाने खाने में ड्रैगन भी उनका दोस्त मान गया था और सू भी वहां पर बैठकर उनसे काफी देर तक बातें करता रहता है। और इस पोस्ट पर जितने भी लोग थे अब सारे के सारे ही उसके दोस्त बन चुके थे और उनकी कंपनी को ज्वाइन करके सू को काफी अच्छा लग रहा था। अब जैसा कि खाना खा लिया था तो सू फिर अपने रूम में जाता है। वहां पर जाते साथ ही वो एक ऐसी तकनीक को कल्टीवेट करने लग जाता है जो कि एक माइंड ट्रेनिंग मेथड था और ये उसके टीचर ने उसे बताया था। और इसी माइंड टैम्परिंग मेथड के बारे में जो टीचर ने उसे बताया था, उसे कहता है कि ये क्रिस्टल ब्राइटनिंग टैम्परिंग मेथड है और इसके पूरे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसमें ऐसा हो लगे कि तुम एक क्रिस्टल बन चुके हो। और दूसरा ये कि तुम्हें अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करना है, तुम्हें अपनी ब्रेथ की फ्रिक्वेंसी को ऐसा बनाना है कि जैसे कि तुम इस एनवायरनमेंट में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हो। और जो उसके पास थर्ड तरीका था उसके मुताबिक जो कोर ऑफ टेम्परिंग मेथड था उसे उसने माइंड टेम्परिंग में तकसीम करना था। ये सब कुछ करने के बाद भी वो वहां पर क्रिस्टल को अचीव नहीं कर पाता और ये कहता है कि इतनी देर लगाने के बाद भी मैंने क्रिस्टल को अचीव नहीं किया। टीचर ने जो मुझे तकनीक बताई है इसे तो हासिल करने में मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, जैसा कि आधा महीना लग जाएगा या हो सकता है कि मुझे आधे महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। क्योंकि इस जीनियस बायसू के बारे में उसने यही सुना हुआ था कि उसने ये सब कुछ 1 महीने में कल्टीवेट कर लिया था। और वो ये कहता कि लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर चांद निकला हुआ था और ये देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो चांद को ही बैठा देख रहा था कि तभी सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बस ये देखकर वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर इमरजेंसी सायरन को बचा दिया गया। कि एक लड़का तेजी से भागकर सू के पास आता है और ये कहता है कि ब्रदर सू, हमें जल्द से जल्द बाहर जाना होगा, बाहर कुछ हुआ है। बाहर किसी और ने नहीं बल्कि कुछ बीस्ट वगैरह ने अटैक कर दिया था। और वो जो शिवेशी ने आकर अटैक किया था उनके पास आर्मर भी था और सिकल भी थी। इसी की वजह से वो ब्रिक्स को पार करके वहां पर आराम से आ चुकी थी और इसके बारे में उन्होंने गूगल्स लगाकर पता करवा लिया था। और सू भी जाकर फिर उन्हें गूगल्स की मदद से वो देखता है कि वो वहाँ पर किस तरीके से आ रही हैं। और जब वो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है तो उसके बारे में ब्रदर हुआंग को बता देता है कि वहाँ पर एक ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। तो हुआंग ये सुनने के साथ ब्रदर सू को ये कहता है कि ये सिकल बीस्ट हैं, ये यहाँ पर कॉमन है जो कि अक्सर आया जाया करते हैं, तो हमारे पास इनसे निपटने का रास्ता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इनसे आराम से निपट लेंगे। और इतना कहते साथ ही अपने सारे टीममेट्स को यही कहता है कि तुम अपने अपने हथियार रेडी कर लो, क्योंकि हम उनके साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं। और वो उनको भी यही बता रहा था कि लाओ यू और मैं सेंट्री मशीन गन लेकर ऊपर चढ़ जाएंगे और बाकी जो भी यहाँ से कोई आएगा तो उसी मशीन गन की मदद से हम उन पर अटैक करके उन्हें मारेंगे। और अपने बाकी दोस्तों को ये कहता है कि उनमें से श्याओ और श्याओलू जल्दी से जाकर पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6 पर पहुंच जाओ और वहां पर तुमने बैठकर शूटिंग करनी है। और फिर वो ये कहता है कि आ वैन हो तुम आगे जाओ और उनमें से 3 को मार देना और जो कोई भी हमारी तरफ आए तो तुम उन्हें मारते जाना और बाकी ब्रदर सू को भी इसमें हेल्प करना। जिस पर सारे लोग अब ब्रदर हुआंग की बातें समझ गए थे और ब्रदर हुआंग को ये कहते हैं कि जैसा आप कहें और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी ही हम डेंजर शिबी जी को देखते हैं। उसके पास एक खास किस्म का टैलेंट था कि वो सेंस कर सकते थे
और इतना ही नहीं बल्कि उनके पास अब एक आर्मर कवरेज भी आ चुका था। उन पर जो गोलियां चलाई जाती हैं आर्मर की मदद से, वो गोलियां उस आर्मर को पार नहीं कर पाती और उन्हें नहीं लगती। लेकिन मशीन गन की वजह से, मुसलसल गोलियां चलाने की वजह से एक आर्मर टूट जाता है और गोलियां जाकर एक डीमन को लगती हैं, जिससे वो वहीं पर मार जाता है। ब्रदर हुआंग बाकी सारे लोगों को ये कहता रहता है कि हमें इन्हें मारना होगा और हमारा निशाना इनका हेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनके किसी और चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया तो हमें इससे मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अपने मिशन पर फोकस रखना। और वहीं पर खड़ा हुआ ब्रदर हो ये सब कुछ देख रहा था। वो ये कहता है कि इनके पास जो आर्मर आ चुके हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं वो आर्मर इन गोलियां का आराम से मुकाबला कर पा रहा है। और यहाँ पर हाँ मशीन गन का यूज़ किया जा रहा है ताकि एक होल बनाया जा सके, और ऊपर कुछ स्नैपर वगैरह बैठे हुए हैं जो कि अपना निशाना बांधकर उनमें मारेंगे, उनके सर में मारने की वजह से उन्हें मार देंगे। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मशीन गन की वजह से होल क्रिएट किए जा रहे थे और स्नैपर निशाना बांध के उसके सर पर अटैक कर रहा था। और इसी में एक और बंदे को चांस मिल जाता है, और जैसे ही उसे वो निशाना मिलता है तो वो अपना निशाना सान लेता है। और सामने खड़े हुए अब वो 20 इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसकी खोपड़ी में जाकर गोली लगती है और उसकी खोपड़ी वहीं पर गायब हो गई थी। वो तो वहीं पर मारा गया था और सो ये सब कुछ देख रहा था और ये कहता है कि अच्छा तो यही फिर नॉर्दर्न डिफेंस लाइन है। और वो ये बात भी जानता था कि ये सारे लोग अपनी गन्स की मदद से उस पर अटैक कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी खास स्टेमर भी मौजूद नहीं है जो कि इनकी मदद कर सके। लेकिन जो इन चीज़ों में कॉमन पाई जाती है वो इनका टीम वर्क है। इनके टीम वर्क की वजह से ही ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि ये जो भी बीस इन पर अटैक करते हैं ये आराम से उनका मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। अब उन्होंने उनमें से दो को मार दिया था और तभी उनकी नज़र एक और पर पड़ जाती है जो कि वहाँ से छुपके से भाग रहा था, लेकिन वो उसे वहाँ से आसानी से कैसे भागने दे सकते थे। और ये सब कुछ देखने के साथ ब्रदर हु को ये कहता है कि शाहू तुम मेरे साथ आ जाओ और हमारे साथ ब्रदर सू भी होगा, हम उसके करीब जाएंगे और वहाँ पर जाकर उसे मार देंगे। अब वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ पर ब्रदर हुआंग उन्हें ये कहता है कि जल्दी से अपने सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम तेज़ी से उसकी तरफ आगे जाएंगे। वही भी जब आगे आगे अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था और ये गाड़ी की मदद से उसका पीछा करते हुए उसके काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। ब्रदर हुआंग गाड़ी भी चला रहा था और वो श्याओ हू को ये कहता है कि तुम अपनी नज़र रखना क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन लोग भी काम करने के लिए आते हैं, तो कोशिश करना कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और अपना निशाना सही से लगाना। ब्रदर सू भी उनके साथ मौजूद था, तो वो भी यही कहता कि मुझे भी अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन करना होगा और देखना होगा कि वो यहाँ पर किस तरीके से काम आता है, और फिर इसी के साथ ही अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। जैसे ही ड्रैगन टेमिंग सील से बाहर निकला था तो वो आगे बढ़ते साथ ही उस पर अटैक कर देता है। अब ड्रैगन को देखने के साथ उस बीस्ट आर्मर जल्दी से एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस सब की वजह से उस बीस्ट की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई थी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने एक ड्रैगन को जो देख लिया था। ड्रैगन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो आगे बढ़ता है और उसके शील्ड पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है। और शील्ड टूटने की वजह से वो ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता और वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। और ब्रदर्स वो ये देखने के साथ ये कहने लग गया था कि ऐसा लगता है कि जो उसने आर्मर बनाया हुआ था, ड्रैगन ने जैसे उसके ऊपर अटैक किया उसका आर्मर तो टूट गया लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और वो अपने ड्रैगन को ये कहता है कि अब तुम अपने शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और कंटिन्यूस उस पर फायर करते रहो, देखते हैं कि वो कितनी देर तक तुम्हें झेल पाता है। अब ड्रैगन उसके ऊपर अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करने लग गया था, लेकिन इसके बारे में वो बीस जानता था तो जल्दी से वहां पर शील्ड बना लेता है ताकि इसकी मदद से उसके अटैक को नाकाम कर सके। और ये देखने के साथ सू यही कहता है कि लगता है कि ये तो मामला और ज़्यादा देर तक चलने वाला, मुझे कुछ और सोचना होगा। अभी भी ड्रैगन उस पर अटैक किए जा रहा था और सामने खड़ा हुआ बीस्ट उसके अटैक से आराम से बचता जा रहा था। और इतना सब कुछ देखने के साथ फिर सू ड्रैगन को ये कहता है कि अब तुम अपनी ड्रैगन पावर डिटरफेरेंस का इस्तेमाल करो। और अपनी इसी डिटरेंस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सामने खड़े हुए बीच को खुद की तरफ खींचने लग जाता है और वो बीच जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। और इतना देखते साथ ही फिर सू ही कहता है कि ड्रैगन अब तुम इस पर अटैक करो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अब ड्रैगन जैसे उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखने के साथ फिर भी उसे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लग गया था। और इतना सब कुछ देखने के साथ ब्रदर सू से ये कहता है कि तुम भला कहाँ भाग रहे हो, क्या मैंने परमिशन दिया कि तुम यहाँ से भागो, तुम्हें तो हम मार देंगे। और ड्रैगन पीछे से अपने पत्थरों की पावर का इस्तेमाल करता है जिसमें से ज़मीन से काफ़ी पत्थर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और वही बीच जो कि वहाँ से जान बचाते हुए भाग रहा था, एक दो तीन पत्थर उसके भी जाकर सीने में लग जाते हैं और उस बीच का काम वहीं पर ख़त्म हो गया था।
और इतना सब कुछ देखते साथ ही ब्रदर श्याओ ब्रदर हुआंग को यही बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ब्रदर सू को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जबकि ब्रदर हुआंग जो कि गाड़ी चला रहा था वो भी ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तुमने सही कहा, ब्रदर सू तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यही बात बाकी लोगों तक भी पहुंच जाती है और वो भी जाकर यही बताने लग जाते हैं कि हमने सुना कि ब्रदर सू के पास जो ड्रैगन है उसने आराम से मॉन्स्टर को मार दिया। और फिर ब्रदर हुआंग सू के पास जाता है, उसे कहता है कि ब्रदर सू, जहाँ पर जितने लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए आए तुम उनमें से सबसे काफ़ी डिफरेंट हो, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारे इन चीज़ों को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ। जबकि ब्रदर सो हुआंग ये सुनने के साथ हंसने लग जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि उन सभी ने भी यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किया होगा। वो लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि इतने में एक लड़का भागते हुए उनके पास आता हुआ ब्रदर हुआंग को ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। ब्रदर हुआंग ये देखने के साथ ब्रदर सू की तरफ घबराते हुए देखते कहता है कि ब्रदर सू, तो आगे से वो कहता है कि चलो जो कोई भी है हम देखते हैं कि कौन आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो जैसे ही छत पर खड़े हुए थे सामने देखने काफी सारी गाड़ियां आ रही थी, तो ये देखते साथ ही ब्रदर हुआंग ब्रदर सू को ये बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हेडक्वार्टर से एक टीम आ गई है। और ये देखते साथ ही ब्रदर हुआंग यही कहता है कि ये तो काफ़ी अजीब सी बात है, ये तो यहाँ पर अक्सर नहीं आया करते और अभी तो दोपहर का वक्त है, ये तो कभी भी दोपहर को नहीं आता, इतना जल्दी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।